नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कैसी क्लासेज में। तो साथियों, आज हम रिवीजन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए। इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सभी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके और आप वीडियोज़ को देख सकें और अपना पढ़ने में ध्यान लगातार अग्रसर करते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 1 है, और पहले बता दूं कि प्रश्नावली 1 है जो 4 मार्क्स की होने वाली है, 4 नंबर की है और बिल्कुल इजी है, पॉइंट 2 ही है। तो क्वेश्चन भी बिल्कुल सीमित ही बनेंगे। जैसे कि इसमें मात्र 5 क्वेश्चन जो कि अधिक से अधिक मैंने उठाए हैं, इसमें से क्वेश्चन एक तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा जो कि 2 या 3 नंबर का होने वाला है। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम आपको बता देंगे वीडियो में। तो बिल्कुल भी आप फिक्र न करें, आप सभी वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है, HCF 306 और 657 का दिया है 9, और यहाँ पर बता रहा है और पूछ रहा है हमें LCM 306 और 657 का, ठीक है। अब हम लिखते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर पहला है, तो इसमें क्या दिया है, हमें दिया है वो पार्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है HCF 306 657, कितना दिया है 9, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, LCM किसका भाई, इस संख्या का 306 और 657 का, ठीक है। अब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया है, ए भी दिया है, बी भी दिया है, एचसीएफ दिया है, 3 चीजें दी हैं। और हमें पता है, वी नो दैट हमें क्या पता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर इन दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होगा, मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो यहाँ से एलसीएम अपन निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं। इधर एचसीएफ को यहाँ से हटा के और अपन कहाँ लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटे एचसीएफ लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में अपन को इन वैल्यूज को लिखना है। यहाँ पर क्या क्या दिया है लिख सकते हैं, यहाँ पर हेयर ए का मान क्या है 306 है कि नहीं, बी का मान क्या दिया है, बी का मान दिया है हमारे पास 657, ठीक है, बिल्कुल इजी है, इनको लिख लिए। अब इसमें अपन लिख सकते हैं, तो एलसीएम बराबर क्या होगा भाई, एलसीएम बराबर 306 गुना बी का मान क्या है 657 बटे एचसीएफ का मान लिख देंगे अपन, यहाँ से कितना दिया है 9, ठीक है। फॉर्मूले पर को ये तीनों बातें लिख लेनी है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर पहले अपन इसको काट भी सकते हैं। कितने बार कटेगा, 9 का पहाड़ 3 बार गया, 3 बच गए 36, फिर कितने बार जाएगा 4 बार, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 34 को जब 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम किस किस का निकाल रहे थे अपन, 306 और 657, 306 और 657 का क्या निकला भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से अपन को इनको सोल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि आपने अभी तक नहीं उतारा तो आप एक बार उतार लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो टाइम बचेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब काम करते हैं अपन दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है भाई, दूसरा प्रश्न बोल रहा है व्याख्या कीजिए, हमें क्या करना है बताना है, व्याख्या करना है किसको,
7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और यहाँ पर ऐड किया है 13। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, ऐड है, न कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता तो अपन सीधा कह सकते थे यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। लेकिन जब ये 13 ऐड करवा रहा है तो अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 2 निकालते अपन। क्या दिया भाई, व्याख्या किसकी करनी है, याद क्या करना है, याद करना क्या है हमें, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यहाँ पर ध्यान रखना है प्लस है। अब इसको एक भाज्य संख्या बताना है। यह संख्या कैसी है, भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या, ये हमें बताना है। आपको पता होगा एक डेफिनेशन मैंने बताई थी, भाज्य संख्या क्या होती है। यानी भाज्य संख्या यदि किसी भी संख्या का यदि अपन फैक्टर करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, तो कम से कम कितने टुकड़े होने चाहिए, कम से कम हमारे पास 3 टुकड़े होने चाहिए। 3 टुकड़े हो रहे हैं तो वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। और यदि केवल और केवल 2 टुकड़े होते हैं, केवल और केवल 2 टुकड़े, तो कैसी हो जाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस संख्या को, यह संख्या क्या हमें नहीं पता, लेकिन इस संख्या को कम से कम हमें कितने टुकड़ों में विभक्त करना है, 3 टुकड़ों में। ठीक है, कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में। देखते हैं यहाँ पर क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, और प्लस में क्या ऐड किया है, 13। ये हमें क्या दी है, संख्या। अब आप ये बताइए इसमें कितने पार्ट है, ऐड के एक इधर पार्ट है, एक इधर पार्ट है। 2 टुकड़ों में विभाजित कर लिया अपन ने, यहाँ पर भी एक संख्या और यहाँ पर भी एक संख्या, बीच में एडिंग है। अब यहाँ पर आपको पता है इसमें कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, इधर भी 13 है और इधर भी 13 है, दोनों तरफ से 13 को कॉमन ले सकते हैं। सिंपल काम है, 13 को क्या ले लेते हैं अपन, कॉमन। 13 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से 7 मल्टीप्लाई कितने किया, 11 से, मल्टीप्लाई कितने से किया, 1 से, और यहाँ पर भी 13 कॉमन आया तो 1 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अंदर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 और अंदर ऐड करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इन दोनों तीनों को। 7 को 11 बार मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए, 77 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 13, यहाँ पर ऐड किया तो कितने हो गए, 78 हो गए कि नहीं। और अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे भाई, तरीका सीधा सा है, 78 है, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 13 से करना है। 8 से कितने हो गए, 24, 7 एकम 7, यहाँ पर कितना हो गए, 7 दिए 21 और 8, 21 और 8 29, 29 यहाँ पर जोड़ देते हैं, 4 9 और 2 11, 7 और 2 9 1 10, कितने हो गए, 1014, 1014। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, यहाँ पर भाज्य संख्या सिद्ध करना है। तो हमें पता है, ये तो हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने। लेकिन यहाँ पर अपन सीधा भाज्य संख्या यहाँ पूछ रहा है, भाज्य संख्या, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक रूप में और लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये करना जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं, इसको यहाँ पर ऐसा दिखा, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर इसके टुकड़े बनाएंगे तो टुकड़े बन जाएंगे, 2 से ज्यादा बार बनेंगे, सीधा सा दिखेगा। लेकिन हमें कम से कम 3 टुकड़े बनाने। तो यहाँ पर देखो भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, या 13 है, 13 को मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं, 78 से। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज और पता है कि एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें वही संख्या रहने वाली है। तो हमें कितने फैक्टर मिल चुके हैं इस संख्या के, कितने मिल चुके हैं, 3 फैक्टर मिल चुके हैं। मिल चुके हैं कि नहीं, 3 फैक्टर मिल चुके हैं, तो अपन कह सकते हैं कि यह संख्या कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या। लिख सकते हैं वी नो दैट, या फिर कह सकते हैं हम जानते हैं कि भाज्य संख्या में कम से कम कितने फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्या में कम से कम, यहाँ पर नीचे लिख देता हूं, कम से कम 3 खंड होते हैं या गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड लिख लीजिए, अतः दी गई संख्या
क्या है 13 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 1। एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इस तरीके से हमें ये लैंग्वेज लिख के इसको कंप्लीट कर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार नहीं आया तो अब की बार आने के चांसेस इस प्रश्न के ज़्यादा हैं। तो गाइस इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर क्या कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के लगभग 99% के चांसेस हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तो सबसे पहले इसमें काम करना होता है, हमें सिद्ध करना है। वैसे जानते सभी हैं कि √3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपन जब सिद्ध करते हैं तो क्या करते हैं? इसको उल्टा मानते हैं। हम क्या मान लेंगे? इसको अपरिमेय की जगह परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या होगी तो अपन उसमें से इसको परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो पाएगी तो क्या कर देंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या अपन ने मान लिया है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? P और Q के रूप में। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? √3 बराबर P/Q। और यहाँ पर हमें पता है Q क्या नहीं होता है? Q नॉट फॉर 0, कभी भी 0 नहीं होगा। Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो कि हमें साइड में लिखनी है। क्या लिखनी है कि यहाँ पर P व Q सह अभाज्य संख्या है। और जो भी सहभाज्य संख्या होती है ना, उनका एचसीएफ अगर अपन निकालेंगे तो कितना होगा? ओनली और ओनली 1 होता है हमेशा। तो है एचसीएफ P व Q का कितना होगा? 1। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, अब अपन इसको जैसे इक्वेशन नंबर अपन क्या दे देते हैं? फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का अपन सबसे पहले क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करने पर देखिए स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल सभी को करना आता है। इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का। ठीक है, √3 का भी स्क्वायर कर देते हैं अपन, √3 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? P और P/Q का। इसका भी क्या कर देंगे अपन? स्क्वायर। जो लिख रहे हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे कितने आ जाएंगे? 3। और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितने आ जाएंगे? P का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर। इसको सिंपल अपन कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को कितने से करें? Q स्क्वायर से, तो किसके बराबर हो जाएगा? P स्क्वायर। यहाँ पर अपन ने वज्र गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ से कैंची गुणा बोलते हैं ना, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं अपन? 2। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से अपन क्या कह सकते हैं? जो ये इक्वेशन नंबर 2 आई है, इससे अपन क्या सिद्ध कर सकते हैं? इससे यह सिद्ध होता है कि जो ये 3 है, क्या है? 3 है जो P स्क्वायर के पूर्णतः गुणनखंड है, फिर पूर्णतः विभाजित करता है। अतः इक्वेशन 2 से क्या कह सकते हैं अपन? कि यहाँ 3 P स्क्वायर का पूर्णतः विभाजक है। क्या है? विभाजक। ठीक है, और यदि 3 P स्क्वायर का पूर्णतः विभाजक है
तो 3 किसका विभाजक होगा? p का विभाजक होगा। कॉमन सी बात है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः 3 p का भी पूर्णतः विभाजक है। ठीक है, ये बात यहाँ से अपन सिद्ध कर सकते हैं। इतना हुआ, बिल्कुल सभी को समझ में आएगा अपन ने क्या क्या किया। देखिए, सबसे पहले अपन ने यहाँ पर अपरिमेय संख्या थी, यहाँ पर क्या थी? अपरिमेय संख्या। अपन ने क्या माना? परिमेय संख्या। ये बात समझने की है। यहाँ पर क्या माना अपन ने? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर अपन ने लिख लिया है। अब इसका कर दिया अपन ने स्क्वायर। इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। स्क्वायर के बाद जो मिला उससे अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसके बाद अपन को छोटा सा काम करना है। जैसे यहाँ पर जो भी संख्या होगी, यहाँ पर क्या है? p, तो इसको p को क्या मान लेंगे अपन? क्या मान लेंगे? जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 मान लिए, 2 होते तो 2 मान लेते हैं। तो जैसे माना, लिख लेंगे अपन, माना p बराबर, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3, अब आगे x और लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3x। कोई पूर्णतः या फिर कोई एक संख्या ले लेंगे। यहाँ पर क्या है? 3x मान लेते हैं। कोई संख्या p का मान कितना है? 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन 2 या नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन दे देते अपन। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 का स्क्वायर कर देंगे। कर सकते हैं, क्योंकि हमें पी स्क्वायर का मान चाहिए। पी स्क्वायर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितने हो जाएगा? 9x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आई? छोटा सा काम करना है, ये काम करना है कि p का मान क्या मान लेंगे अपन? 3x। ठीक है, यहाँ पर 3x मानने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको एक चीज पता चल रही है, यहाँ पर p स्क्वायर का मान कितना है? 9x स्क्वायर। यहाँ पर p स्क्वायर का मान कितना है? 3 गुणा q स्क्वायर। यानी p का मान यहाँ पर 9x स्क्वायर और यहाँ पर 3 q स्क्वायर है। कुछ दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन? तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर p स्क्वायर की तुलना इस p स्क्वायर से कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है। ऊपर से मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं? इक्वेशन कौन सी है? दूसरी। इक्वेशन नंबर 2 वह इक्वेशन नंबर कितनी? 4। इक्वेशन नंबर 4 की तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर सकते हैं, कीजिए। यहाँ पर p स्क्वायर का मान क्या है? 3 q स्क्वायर बराबर यहाँ पर p स्क्वायर का मान 9x स्क्वायर। क्या हो गया? 9x स्क्वायर। अब मुझे बताइए, 3 से काट सकते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? q स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, यही फॉर्म बन रही है कि नहीं? यहाँ पर q स्क्वायर का मान क्या है? 3x स्क्वायर। यहाँ पर px का मान क्या था? 3q स्क्वायर। बस यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या हो गए? चर बदल गए। क्या हो गए? चर बदल गए। यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं? इसी सेम लैंग्वेज में इक्वेशन नंबर यहाँ पर दे देते हैं अपन 5। इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? 5। तो इक्वेशन 5 से अपन क्या कह सकते हैं? अतः क्या कहेंगे कि यहाँ अतः 3 q स्क्वायर से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। या फिर 3q स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, को पूर्णतः विभाजित करता है। तो 3 किसको विभाजित करेगा? 3 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर इक्वेशन 5 का रिजल्ट आया, यहाँ पर इक्वेशन 2 का रिजल्ट आया।
तो मुझे ये बताइए यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर क्या है 3 जो है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3। यहाँ पर क्यू स्क्वायर को और क्यू को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, किसको 3 क्यू को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है और क्यू पी 3 पी को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अतः अपन क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, इसको मिटा दो। अतः 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 क्यों को भी पूर्ण विभाजित कर रहा है और इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चल रहा था, 3 पी को भी पूर्ण विभाजित कर रहा था। अतः यहाँ पर यहाँ 3 पी व क्यू को पूर्णतः विभाजित करता है। करता है कि नहीं, ये अपन कह सकते हैं। अगर 3 पी व क्यू को पूर्णतः विभाजित करता है तो मुझे ये बताइए कि इसका HCF कितना होगा। दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो HCF कितना होगा, 3 होगा कि नहीं। और हमें पता है वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, पी और क्यू का HCF यहाँ पर लिखा है था हमें जस्ट पहले, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो सहभाज्य संख्याएं होंगी। और यदि पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं तो क्या है, 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए दोनों के दोनों। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर यदि यदि ये बात है तो पी व क्यू का HCF बराबर कितना होगा, 3 होगा कि नहीं, यही बात है। इसको देखकर अपन ये कह सकते हैं। अतः यदि यहाँ HCF पी व क्यू बराबर नहीं है 1 के, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, तो हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है, इति सिद्धम, हमें ये प्रूफ करना था। समझ में आया बिल्कुल। इसमें किया क्या आपने, कुछ नहीं किया। सबसे पहले 2 और 4 की क्या कर दी, तुलना की, पिछला समझ में आएगा था। यहाँ पर क्या किया अपन ने, 2 और 4 की तुलना की है, किस रूप में लिख दिया, क्यू स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। अब इसको देखकर अपन कह सकते हैं कि 3 क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है तो 3 पी स्क्वायर को क्यू को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, लिखा। अब 3 दोनों को विभाजित करता है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 3, तो HCF क्या होगा, 3 होगा। लेकिन यदि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं थी, क्या थी, सहभाज्य संख्याएं थी, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये इनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो अपन कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है, या फिर अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको उतार सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें क्या करना, सिद्ध करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या दिया है, परिमेय संख्या मान ले, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं, तो मान लेते हैं। माना, क्या मान लेते हैं, इस पूरी संख्या को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। 3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है।
अरे मानने में तो कुछ जा नहीं रहा, मान लीजिए परिमेय संख्या है, मान लिया कि नहीं, बिल्कुल इजी है। और परिमेय संख्या मान लिया तो इसको a बटे b या फिर b बटे q के रूप में लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो लिख लीजिए भाई, क्या करेंगे, 3 माइनस के अंडर रूट 5 बराबर p बटे q, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि q डज नॉट इक्वल टू 0। वही बात हमें यहाँ पर फिर से लिखनी है, यहाँ p बाई q कैसी है, p बाई q सहभाज्य संख्या है, ठीक। और तथा HCF PQ का मान कितना होगा, 1, ठीक है। यहाँ पर PQ का HCF कितना होगा, 1। अब मुझे ये बताओ, इसको अपन एक चीज एक फॉर्म में बनाना है। क्या फॉर्म बनानी है कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या को एक तरफ, परिमेय संख्या को एक तरफ, क्या करना है, अपरिमेय संख्या को एक तरफ और परिमेय संख्या को एक तरफ ले जाना। जैसे 3 परिमेय संख्या में पता है, 3 को इधर ले जाएंगे, देखिए जैसे बिल्कुल इजी है, उससे तो बिल्कुल इजी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 3 है तो 3 को ले जाएंगे, यहाँ पर क्या बच गया, माइनस के अंडर रूट 5 बराबर p बटे q, यही संख्या है। और 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 3 है कि नहीं, अरे पक्षांतर करेंगे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस के 3 आ गए। अब मुझे ये बताओ, जो ये संख्या है क्या है, ये संख्या कैसी संख्या होगी, मुझे बताओ p बटे q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि अपन ने परिमेय संख्या माना है कि नहीं, तभी तो लिखा है ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या घटाएंगे तो कैसी आएगी भाई, सिंपल है, परिमेय संख्या ही आएगी। अरे परिमेय संख्या जैसे 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 2। और ये भी परिमेय संख्या, अरे ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या, सिंपल है। तो यहाँ पर अपन को क्या पता चला कि p बटे q में से यदि अपन 3 घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, तो क्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है, इट्स परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं। अब मुझे बताओ, यहाँ पर माइनस है, माइनस को भी इधर ले जाए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट के 5। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो यहाँ पर सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, बदलेंगे कि नहीं। अरे दोनों संख्याओं को अगर दोनों तरफ से -3 से गुणा कर दे तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर संख्या चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को आगे ले आओ और p बटे q को इधर, कोई दिक्कत, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा रहे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या, यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या। अब मुझे ये बताओ, कभी भी परिमेय अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती हैं, बताइए, सपोज कीजिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती हैं, नहीं। तो ये बात क्या हो रही है, बराबर नहीं हो रही, यानी कि ये बात खंडन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, 3 माइनस के p बटे q कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है कि नहीं, कोई दिक्कत, बिल्कुल परिमेय संख्या है जी। और तथा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब जब ये दोनों बराबर, यहाँ पर बराबर दिखा रहे कि नहीं, देखिए भाई यहाँ पर बराबर है तो ये भी बराबर है। अब ये बराबर है नहीं, लेकिन यहाँ पर बराबर बता रहा है, तो यहाँ पर शर्त खत्म होगी। यहाँ पर इसको अपन क्या मान रहे थे, परिमेय संख्या, लेकिन ये कैसे निकली, अपरिमेय संख्या, यहाँ पर परिमेय संख्या की बराबर नहीं है। अतः यहाँ पर क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 5, तो 3 माइनस अंडर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, यही हमें क्या करना था, सिद्ध, बिल्कुल इजी है। यही क्या करना था हमें, सिद्ध कि यह कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या।
बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, परिमेय संख्या बताना है, फिर इसको p बटे q के रूप में, फिर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, जिस संख्या को सिर्फ इधर रखना है, बाकी संख्या जो सारी है उसको क्या कर देंगे, एक तरफ दूसरे पक्ष में ले आएंगे और फिर उनको बता देंगे कि ये एक परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल लीजिए। इससे जस्ट आगे देख लीजिए, यहाँ पर जैसे 2 गुणे में भी है तो क्या करेंगे, भाग में चला जाएगा। देखते हैं, पहले उतार लीजिए। ठीक है, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सिद्ध कर दे अपन। 5वां सवाल है, माना, सबसे पहले मान लेते हैं, मानने में कुछ जाता है ही नहीं, मान लीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर परिमेय संख्या मान लिया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पता है कैसे लिख सकते हैं इसे, 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। एक बात अपन कह सकते हैं, यहाँ p व q क्या है, p व q सहभाज्य संख्या है, तथा इनका क्या होगा, HCF p q बराबर क्या होगा, हमेशा 1। सभी को पता है, लिख देते हैं अपन। अब मुझे बताओ, जस्ट पहले इस क्वेश्चन में जैसे जैसे किया था अपन ने, सेम वही काम क्या करना है, यहाँ पर करना। कीजिए भाई, सबसे पहले 3 को इधर ले जाएं, ले जाइए भाई, 2 अंडर रूट 5 इधर बच गया, इधर p बटे q पहले से था, इधर 3 है तो इधर माइनस के 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर पता है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जाएगी तो परिमेय संख्या ही बचेगी, सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चिपका हुआ है, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, क्या करेंगे, लटका देते हैं, यानी भाग में ले जाएंगे। अंडर रूट 5 बराबर p बटे q माइनस के 3, और भाग में क्या आ जाएगा, तो ठीक है। अरे p बटे q माइनस 3 कोई परिमेय संख्या ही होगी, और परिमेय संख्या यहाँ पर 2 भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या का भाग देंगे तो कैसे संख्या आएगी, सभी जानते हैं परिमेय संख्या। अरे कैसे, जैसे 10 है, 10 में 2 का भाग देंगे, 10 भी परिमेय संख्या, तो भी परिमेय संख्या, कितने आए, 5, और 5 भी कैसे हो गई, परिमेय संख्या, 5 भी कैसे हो गई, परिमेय संख्या। तो जब भी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या का ही भाग देते हैं तो कैसे संख्या आएगी, हमेशा परिमेय संख्या। ठीक है, तो अपन लैंग्वेज ये, इसमें लैंग्वेज लिख देंगे, फिर वो लैंग्वेज लिखना है। हम जानते हैं कि p बटे q माइनस 3 बटे 2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कर सकते हैं अपन, जब ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो जो ये पूरी संख्या है क्या है, 3 + 2 अंडर रूट 5 ये कैसे होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो अपन लिख दीजिए, अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही क्या करना अपन को, सिद्ध करना है, इति सिद्धम लिख देंगे लास्ट में, इति सिद्धम। ठीक है, ये काम है अपन का।
पहले प्रश्नावली में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी के सभी आपके सामने मैंने करा दिए। बाकी रही बात ऑप्शनल क्वेश्चन की, जो जस्ट नेक्स्ट रिवीजन, इसके बाद जो रिवीजन चलेगा उसमें क्या करेंगे अपन, इसके जो भी एक एक नंबर के जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं उनको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से निकालना, ये सभी प्रकार सीख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद।